नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं ऐसी महिला के साथ बैठा हूँ जो नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक पहुँची हैं, जिनका नाम है शबनम परवीन। शबनम परवीन उस महिला का नाम है जिसने महिलाओं के उत्थान कराने के साथ साथ कई सोशल वर्क में इन्होंने बहुत ही तरीके से काम किया और कई लोगों का इन्होंने भला किया। स्थिति यह बन गई कि इनके कार्य प्रणाली को देखते हुए न केवल आसपास के लोग बल्कि सरकार तक इनके कामों की प्रशंसा करती है। हम आज हैं शबनम परवीन जी के साथ में और राज्य खाद्य आयोग की मेंबर बन गई हैं, सदस्य बन गई हैं। आज मैं उनके कार्यालय में हूँ और आज शबनम जी से ही मैं जानूँगा कि इनका सफ़र कैसे रहा और कहाँ कहाँ और कितने दिनों तक काम की और उनका अनुभव क्या है। तो आइए मैं पहले शबनम जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। अब बात करेंगे, बताएंगी शबनम जी कि इनकी शुरुआत बेरमो से किस रूप में हुआ और बीच में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं, उस रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो हम बात करते हैं शबनम जी से। शबनम जी बताएं कि आप बेरमो से जो आपका जो सफ़र शुरू हुआ है वह कैसा रहा और अभी तक कहाँ कहाँ रहीं और कैसा अनुभव कर रही हैं आप? जी, मैं तो पंचायत स्तर से काम स्टार्ट की हूँ और मैं सबसे पहले एक NGO महिला उत्थान समिति के साथ जुड़ी, उसके सचिव के रूप में भी मैंने काम किया। बोकारो जिला विकास अभिकरण सर्व शिक्षा अभियान में मैंने राज्य स्तरीय रूप में काम किया। मैं साक्षरता अभियान में प्रखंड सचिव के रूप में मैंने काम किया और जो साक्षरता अभियान था वो बोकारो ज़िला में बढ़ चढ़ करके जो हम लोगों ने भागीदारी निभाई, तो वहाँ ऐसा लगता था कि वो साक्षरता अभियान नहीं बल्कि महिलाओं का अभियान है, क्योंकि उस अभियान से सबसे ज़्यादा लाभान्वित महिलाएं हुई। क्योंकि जब एक घर की महिला पढ़ी लिखी होती है तो उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि साक्षरता अभियान में जो हम लोगों को पढ़ाने का तरीका था वो स्कूल के पढ़ाई से बिल्कुल अलग था, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए था। और जो 15 से 35 वर्ष के लोग होते हैं उनका ये एज नहीं होता है कि वो काका काका से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो हम लोग तस्वीर के माध्यम से उनको पढ़ाते थे, क्योंकि कोई अनपढ़ हो सकता है लेकिन अज्ञानी नहीं हो सकता है। अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो सिर्फ अक्षर की ज्ञान नहीं होती है, लेकिन उन्हें बाकी सारी चीज़ों की ज्ञान होती है। अगर हम किसी अनपढ़ को अगर हम एक कलम दिखा कर पूछें कि ये क्या है, तो वो चित्र के माध्यम से तुरंत बताएगा कि ये एक कलम है, तो हम उसे डायरेक्ट कलम लिखना सिखाएंगे। तो अगर वो हमारे सेंटर पे आता है, साक्षरता के इसमें केंद्र पे आता है और अगर एक दिन में वो कलम देख के कलम लिखना सीख जाता है तो उसे 3 अक्षर का ज्ञान होता है, जैसे क ल म कलम। तो उसने एक दिन में 3 अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया, तो 3 अक्षर से बहुत सारा शब्द बनता है, कमल, कल। तो उसका जो है इंटरेस्ट जगता था और उसे लगता था कि नहीं, मैं एक दिन गया हूँ तो मैंने इतना सारा शब्द लिखना और पढ़ना सीख गया। और जब वो घर में जा कर के जब पढ़ाई शुरू करता था तो उसके जो घर के जो बाकी लोग होते थे, जो छोटे बच्चे होते थे, तो उसे लगता था कि अरे हमारी मम्मी को तो पढ़ने आता, हमारी मम्मी तो शब्द लिख रही है। हमारी मम्मी मतलब काका काका जब पढ़ता तो थोड़ा सा शर्म जैसा महसूस होता कि अरे हमारी मम्मी को तो कुछ आता नहीं है, हमारी चाची को कुछ नहीं आता, वो काका काका पढ़ रही है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट शब्द लिखना सीख जाए, शब्द के बाद वो अक्षर का ज्ञान उसको होता था, तो उससे उसका इंटरेस्ट जगता था और वो फिर दूसरे दिन केंद्र पर आती थी और उससे लाभान्वित होकर के वो 6 महीना अगर साक्षरता के केंद्र पर कंटिन्यू आती थी तो वो 5 से 6 क्लास तक का स्टैंडर्ड प्राप्त कर लेती थी। वो अपने ज़रूरत का सारा
काम खुद कर लेती थी। वो घर का राशन लिखना, अखबार पढ़ना, इतना दूर तक तो वो सक्षम हो जाती थी। तो साक्षरता का बहुत अच्छा अनुभव रहा और उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित महिलाएं हुई, क्योंकि हम जो अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, हमने कहा अपने बच्चों को कि पढ़ो, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है अगर हम खुद नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है पढ़ाई की, तो वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो स्कूल की किताब पढ़ रहा है कि वो कोई और किताब पढ़ रहा है तो नहीं। लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी, क्योंकि जो फादर होते हैं वो हमेशा घर में नहीं होते, लेकिन माँ हमेशा उपलब्ध होती है, तो वो देख करके बता सकती है कि हाँ हमारा बच्चा अपना कोर्स का किताब पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है। तो घर में सबसे पहली जो टीचर होती है वो माँ होती है। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि हर महिलाओं को पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसका घर पूरा मतलब बहुत उससे लाभान्वित होगा। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी बहुत सारा काम किया। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी से भी जुड़ी और उसके अनुदेशक के रूप में भी मैंने काम किया, और वहाँ पे विभिन्न ट्रेड से, जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, पत्तल बनाना, सिलाई कटाई, इस तरह का भी बहुत सारा ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उनसे भी बहुत सारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सर्व शिक्षा अभियान में भी राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्राप्त करके अपने ज़िला में सर्व शिक्षा अभियान में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये था, उसके लिए भी मैंने काम किया है। और मैं इन स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़ कर के भी अलग अलग क्षेत्र में काम किया। जैसे YMCA भी एक संस्था है, तो उसके साथ जुड़ करके हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगा के सुदूर गांव में, जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी, हम लोग वहाँ पे मतलब ऐसा रास्ता था, वहाँ पे रास्ता भी नहीं था, रोड नहीं था, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पे जाते थे कि अगर एक का पैर स्लिप करता तो हम लोग सब लोग गिरते। लेकिन वैसे क्षेत्रों में भी जाकर, जैसे वहाँ पे तारा बेड़ा, बंधु बेड़ा, बेरमो में एक क्षेत्र है जो एकदम सुदूर गांव है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे जाना उस टाइम, वो अभी तो बहुत उसमें डेवलप कर गया है, लेकिन उस समय बहुत दिक्कत से हम लोग जाते थे और वहाँ के ग्रामीणों को मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ देते थे। वहाँ के जो नौजवान थे उनको हम लोग इंजेक्शन, क्योंकि मैं नर्सिंग ट्रेनिंग भी की हुई हूँ, इसलिए हम लोग वहाँ पे ये इंजेक्शन लगाना सिखाते थे। हम लोग कुछ पुराना कपड़ा कलेक्ट करके ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी आदिवासी महिलाएं थी जिनके बदन पे ढंग का कपड़ा भी नहीं रहता था। हम लोग उसे कपड़ा कलेक्ट करके ले जा करके उससे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हम लोग लाइफबॉय साबुन बताते थे उनको स्वच्छता के बारे में कि हाँ नहाना क्यों ज़रूरी है, आप लोग अपने आप को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। और जो हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल से डॉक्टर के साथ मिल करके जाते थे और वहाँ हम लोग मेडिकल कैंप लगाते थे, और मेडिकल कैंप लगा करके वहाँ पे कुछ दवाइयाँ बांटते थे। और कभी कभी ऐसी कुछ गंभीर बीमारियाँ रहती थी कि हम लोग पर डे तो जा नहीं सकते थे, तो वहाँ के जो पढ़े लिखे कुछ नौजवान थे उनको हम लोग इंजेक्शन लगाना सिखाकर उनको वो भी काम करवाते थे। देखा आपने कि शुरुआती दौर इनका काफ़ी कठिन डगर रहा है। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य बनी, उसके बाद राज्य महिला आयोग में पहुंची, उसके बाद राज्य विवाद निवारण आयोग की भी सदस्य रही, और आज की तारीख में राज्य खाद्य आयोग की सदस्य हैं। हम शबनम जी से यह जानना चाहेंगे कि खाद्य आयोग तो अभी नया है, इसमें अभी आई हैं, लेकिन उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता आयोग और महिला आयोग और उपभोक्ता फोरम, इन तीनों में किस विभाग में काम करने में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली और क्यों मिली? देखिए, हर क्षेत्र का अपना अपना एक अलग काम है, और मुझे अलग अलग क्षेत्र में जब काम करने का मौका मिला तो अलग अलग अनुभव भी हुआ। जैसे जब मैं महिला आयोग में थी तो मैंने अपना जो मेरा पर्सनल जो ये है ओपिनियन है कि अगर घर टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है कि मैके वालों का ज़्यादा इंटरफेयर। किसी घर में देखने को मिला कि घर में जब बेटी शादी करके जाती है ससुराल, तो उसे मैके वाले को ये मतलब बताना चाहिए कि हाँ अब तुम्हारा घर वो है,
तुम उसी को अपना घर समझो और उसके साथ मिलजुल करके रहना सीखो। लेकिन बहुत से घर वाले ऐसे भी हैं कि आज उनके घर में क्या खाना पक रहा है, इतना कम क्यों बना है, इस तरह का भी फ़ोन करके और उसको परेशान करना। या जिस घर में शादीशुदा लड़की रहती है तो उसमें शादीशुदा बहू को बसने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। दूसरी चीज़ है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता, आज हर इंसान एक उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता आयोग में भी लोगों को मतलब और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्हें उनके साथ किसी तरह की ठगी होती है तो उपभोक्ता आयोग में जा कर के अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और अभी उपभोक्ता आयोग में नया कानून आया है, उसमें पहले जिला में 1 से 20 लाख तक का क्लेम आता था, लेकिन अब 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट में आएगा और 10 करोड़ 20 यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट है। अभी उपभोक्ता आयोग में नए कानून आ गए हैं, तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी उपभोक्ताओं को कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। और मैं जिस भी क्षेत्र में रही हूँ ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन किया है, और मैं आशा करती हूँ कि ये राज्य खाद्य आयोग में भी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे भी इस पे मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ पे भी ईमानदारी पूर्वक अपने काम का कंप्लीट करूँगी। धन्यवाद। तो आपने देखा शबनम जी ने हर एक सवालों का जवाब दिया, लेकिन अब एक थोड़ा सा एक सवाल ज़रूर पूछेंगे अंतिम में, और उसके बाद हम लोग समापन करें। कि आपने कहा कि घर टूटता है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है कि हर किसी का अगर घर टूटा है तो मायके वालों के कारण। तो इसके लिए क्या आप हर किसी का नहीं कि मतलब जिनका टूटा है, नहीं, कभी कभी ससुराल वाले लोग भी बहुत गलत उसके साथ करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम अपनी बच्ची को ये संस्कार दें कि ये तुम्हारा घर था, लेकिन अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल ही है। चलिए, तो इनका संदेश आपने सुन लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी का। यही मैं इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।